The PhD Chamber of Commerce and Industry organized an urgent virtual meeting of stakeholders on farm reform laws for submission of joint comments to the Supreme Court Committee on Farm Laws on Tuesday, 9th February 2021. PHD-CCI stands in complete solidarity with the government and pledges to extend wholehearted support in whatever means required and possible. And this is our way of contributing to the process of policy formulation. And with this intention and objective in mind, we have organized today's web discussion session. Therefore, we have organized an urgent meeting of all our industry members, the all stakeholder of the agriculture and the different eminent authorities on this issue, the different NGOs. We have organized this meeting with the interest that we should also give our viewpoint to the committee. Thank you, Mr. Agarwal. I'll now request Shri Vijay Sardana ji, our key speaker today and an expert on agriculture policy and laws, to explain the key features of these laws and what is the difference between the older farm laws and what new changes these laws are going to bring, which will benefit the farmers, and in the food value chain, it will also benefit the industry and the consumers. Shri Vijay ji, floor आपके पास है अब. I will divide इस पूरे सर चर्चा. फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्तानी साहब और अग्रवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. आपने और ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है. और दूसरी बात, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस पूरे डिबेट में हुई है कि इस कानून का बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ. एक ही निवेदन रहा है, मैंने कहा यार एक बार कानून पढ़ तो लेते. जो आप लोग इशू उठा रहे हो, दे ऑल आर एड्रेस्ड, सो वी शुड बी वेरी क्लियर व्हाट वी आर टॉकिंग. मैं एक एक करके सर तीनों लॉ को बहुत ब्रीफली कवर करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन हाइलाइट्स निश्चित रूप से मैं कवर करूंगा. पुराना लॉ में क्या होता था, हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है भारत के संविधान में सुनने के लिए. एक तो डिबेट जो अक्सर हुई है कि इन कानूनों की जरूरत क्यों थी, क्या पुराना कानून ठीक नहीं था. मेरा हमेशा ये कहना है कि जिन कानूनों में 4 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिन छोटे किसानों ने, क्या वो कानून, क्या वो सिस्टम सही थे? अगर सिस्टम सही थे तो 4 लाख लोगों ने सुसाइड क्यों किया? दूसरी बात ये रही कि हमारा किसान गरीब रहा और जो मिडिल मैन थे वो अमीर होते गए. क्या ये सिस्टम किसानों के फेवर में था या किसी और के फेवर में था? जब आप इन दोनों चीजों को एनालाइज करते हैं तो आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, और उसका बेसिक इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन इस क्राइसिस का ये है कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, अगर आज मैं 50 रुपए देता हूं, मैं कल ही का एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने कल भी कोट किया है, कि कल परसों यूपी की मंडी में गोभी 1 रुपए किलो बिक रही थी. एपीएमसी मंडियों में 1 रुपए किलो गोभी. किसानों ने फ्रस्ट्रेट होके एक एक टन गोभी सड़कों पे रख दी. कहा लोगों को यार जिसको चाहिए ले जाओ, 1 रुपए में मुझे क्या मिलने वाला है. तो गरीबों में उन्होंने फ्री बांट दी बेचने की जगह. और उसी दिन गोभी मेरे मोहल्ले में दिल्ली के अंदर 50 रुपए किलो थी. तो आज चैलेंज हमारे सामने ये है कि जो कंज्यूमर का शेयर है, अगर एज ए कंज्यूमर मैं 50 रुपए देता हूं, किसान तक 1 रुपए पहुंच रहा है, तो ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा सिस्टम था जिसने कहा कि हम किसानों का भला कर रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन 50 टाइम्स तक हुआ? ये कंसर्न है. और यही कारण, ये तो मैं आज का एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ऐसा अकेला नहीं है, हम सबकी लाइफ में एक्सपीरियंस ये रहा है. और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि जहां पे प्रोडक्शन होता है, अगर आप वहीं बेचेंगे तो आपको कभी प्राइस नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज एक गांव के अंदर 50 किसान गोभी पैदा कर रहे हैं और वो एक ही मंडी में जाके अगर बेचेंगे, तो डिमांड सप्लाई जो इम्बैलेंस है, क्योंकि सप्लाई 50 लोग लेके आ रहे हैं, खरीदार शायद 2 या 3 ट्रेडर होंगे या 10 ट्रेडर होंगे, और एक ही दिन में इतनी सप्लाई आएगी तो प्राइस क्रैश होगा, प्राइस को कभी एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. ये सिंपल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं कि डिमांड सप्लाई विल डिसाइड द प्राइस रियलाइजेशन. इन बेसिक चीजों को अगर हम ध्यान रखें तो बहुत क्लियर ये हो जाता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कहीं पे भी किसानों के फेवर में नहीं है. ना हमारा जिस तरह से मंडी सिस्टम है या जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन सिस्टम.
वो किसानों के फेवर में नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें बदलाव तो करना ही पड़ेगा। अब समस्या ये आती है कि शुरुआत किधर से की जाए और रास्ते क्या। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है, कई एंगल से हम इस चीज को ले सकते हैं। इसका पूरा इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है, और दूसरा मैं आज जो चर्चा करूंगा, क्योंकि ये मुद्दा लॉ पे लेके है, तो आज मैं जो इस पूरे फोरम में चर्चा करूंगा वो मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। हिंदुस्तान के संविधान में चैप्टर 13 बहुत क्लियरली कहता है कि कोई भी स्टेट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं बनाएगी जिससे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हो। हिंदुस्तान में ट्रेड एंड कॉमर्स पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सिटीजन्स हैं उनका एंटरप्रेन्योरशिप तभी निकल के आएगा, कंट्री का वेलफेयर तभी होगा व्हेन पीपल विल मूव टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे संविधान में चैप्टर 13 में लिखा हुआ है, और बहुत सिंपल से 5 मिनट या 3 मिनट की रीडिंग है, आर्टिकल 401 से 301 से लेकर 304 तक। ये 4 लाइनें अगर हम कोई भी पढ़ लेगा तो ये समझ लेगा कि जो हमारा एपीएमसी सिस्टम है वो एक्चुअली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेवर में नहीं है। और इसीलिए मैंने सवाल ये उठाया था, भारत के संविधान में एक प्रोविजनिंग और है कि अगर कोई भी कानून बनता है उसका प्री अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेना चाहिए, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाती है। तो मेरा अब ये सवाल है कि कितने एपीएमसी कानूनों को बनाते समय गवर्नमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लिया। अब ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है। ये आज एक मुद्दा है। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, और इस पे भी मैंने लिखा है, पूरा मेरा नोट है, अगर आप सोशल मीडिया पे या मेरे ब्लॉग पे जाएंगे तो मैंने उस पे एक बकायदा आर्टिकल लिखा है कि फॉर 70 years कॉन्स्टिट्यूशन वाज इग्नोर्ड एंड फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड। ये पूरा लीगल बेस विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, मैंने पूरा एक डिटेल्ड एंड लीगल एनालिसिस किया है कि क्यों ये रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर डोमेन में नहीं आते। जो बार बार मिथ किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं है, ये ट्रेड रिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं गेहूं की बात, गेहूं जो आता है वो जिसको हम खाते हैं एज ए कंज्यूमर, गेहूं एग्रीकल्चर है या फूड स्टफ है? ये बेसिक सवाल। क्या हम एग्रीकल्चर खाते हैं? हम नहीं खाते। एग्रीकल्चर इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप और लाइव स्टॉक, दैट इज एग्रीकल्चर। लेकिन फूड स्टफ इज आउटकम ऑफ एग्रीकल्चर। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और आउटपुट, जिसको हम प्रोडक्ट ओब्लिक कमोडिटी कह सकते हैं, ये दो चीजें अलग हैं। लोग इसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं। इवन बड़े बड़े लॉयर्स, जर्नलिस्ट को मैंने देखा है कि दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट between the foodstuff and agriculture because it is a scientific subject and have to keep in mind. With this background, अब मैं एक आता हूं तीनों कानून पे। पहला कानून कहता है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसका पर्पस बहुत सिंपल है कि हम किसानों को फ्रीडम देना चाहते हैं कि किसान डिसाइड करे कि उसको कहां बेचना है। मतलब यह है कि किसानों के पास ये चॉइस होना चाहिए कि जहां पे भी उनको सुविधा हो, बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो, जो भी क्राइटेरिया हो उनका डील करने का, दे शुड हैव ए फ्रीडम ऑफ चॉइस। और इसमें जो प्रोड्यूस है वो सिर्फ व्हीट और राइस नहीं है। इनफैक्ट इफ वी लुक इनटू द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, इट टॉक्स अबाउट फार्म प्रोड्यूस व्हिच इज इंक्लूडिंग food grains, horticulture, livestock, dairy, fisheries, nuts, cotton, etc., etc., etc. It means all forms of food items, all forms of agriculture produce can be traded at will. तो जो पूरा डिबेट इस कंट्री में चल रहा है, अगर आप इसको फर्दर एनालाइज करें तो हमारे यहाँ पे करीब 28 चैप्टर हैं, 24 चैप्टर है, जिसको हम, या टू प्रिसाइज 23 चैप्टर है जिसमें एग्री एंड फूड कवर्ड है। करण ने, और उसमें जब हम बात प्रोग्राम तो भेजा है, अभी कॉल किया तो इज डिस्कनेक्टेड।
सो उसमें जो इशू आ रहा है उसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो कानून है ये सिर्फ वीट और राइस के लिए नहीं है, ये सारे सेक्टर्स के लिए। दे आर कवरिंग एक्चुअली 23-24 सेक्टर्स एंड देन देयर आर सब सेक्टर्स प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। इसीलिए पहले क्या होता था, जब किसान, वेस्टर्न यूपी का एग्जांपल देता हूं, जब किसान गुड़ बना के जाता था अपना गुड़ बेचने, तो मंडी वाले उसको रोक लेते थे कि आपको पहले मंडी का कमीशन देना। किसान ये बोलता था मैं मंडी में गुड़ नहीं बेच रहा हूं, मैं बाहर बेच रहा हूं, लोग कहते नहीं कानून है। तो एक एक ट्रॉली पे करप्शन मनी जो थी वो 20 से 40 हजार रुपए। तो ये जो सब सिस्टम चलता था, इसका निजात इस कानून से मिलेगा। अब इस कानून के अंदर प्रोविजनिंग क्या है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स करता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कानून यही है जिसके कारण काफी डिबेट हो रहा है। अब इन कानूनों के हिसाब, पहले जो सिस्टम था उसमें सिर्फ लाइसेंस होल्डर, ट्रेडर या आड़तिया ही व्यापार किसान से कर सकता था। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे किसान ये कहते थे किसान को पहले भी बेचने की आजादी थी, किसान तो कहीं भी बेच सकता था। लेकिन पुराने कानूनों के हिसाब से कोई भी बगैर लाइसेंस होल्डर बिचौलिया के किसान से नहीं खरीद सकता था। तो ये कहना कि किसान कहीं भी बेच सकता था, अगर मैं किसान से नहीं खरीद सकता विदाउट मिडल मैन, विदाउट पेइंग कमीशन, तो किसान कहीं भी बेचेगा, उसको तो अल्टीमेटली किसी ना किसी बिचौलियों के माध्यम से ही बेचना होगा। और जैसा हम सबको पता है कि जब भी कोई बार्गेनिंग होती है या ट्रेड होता है, तो कोई भी बिजनेसमैन ओवरहेड्स को डिडक्ट करके फिर रॉ मटेरियल खरीदता है, क्योंकि उसको लैंडेड प्राइस कैलकुलेट करनी होती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है पब्लिक डोमेन में कि टैक्स तो अल्टीमेटली बायर दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो बॉटम ऑफ पिरामिड पे होता है सारा लोड उसी पे पड़ता है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ पिरामिड है वो है फार्मर। क्योंकि कंज्यूमर को अगर आप महंगा देंगे वो स्विच कर जाएगा, मैन्युफैक्चरर को अगर आप रॉ मटेरियल महंगा देंगे वो स्विच करके कहीं और चला जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर किसान को माल बेचना है तो उसको बायर की बात माननी पड़ती है, और इसीलिए बायर वही रेट देगा जिससे वो कॉम्पिटिटिव रहे और मार्केट में एग्जिस्ट कर सके। वो ज्यादा सो कॉल्ड प्रीमियम नहीं दे सकता अगर मार्केट में प्रीमियम मार्केट नहीं है। तो अब जब ये सिचुएशन है तो नया कानून ये कहता है कि अब आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, एनीबडी कैन डील विद द फार्मर, एनी पर्सन। नाउ पर्सन की जो डेफिनेशन नए कानून में है उसके हिसाब से इट कैन बी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन which is incorporated under the laws of India. So it can be processor, it can be exporter, it can be trader, whoever it is, including the existing trader, they can also buy. तो ये जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमने लाइसेंसिंग सिस्टम से हटा के पर्सन पे आ गए हैं, और पर्सन कैन बी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, आइदर लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन। अब बात आती है ट्रेड एरिया को लेके, जो झगड़ा था एपीएमसी की बात कर रहे थे के बाहर का एरिया है उसको ट्रेड एरिया माना गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसका लीगल जस्टिफिकेशन है। एपीएमसी जो है जिसको हम मार्केट और मार्केट एंड फेयर्स, अगर हम शेड्यूल 2 में जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 में, विच इज ए स्टेट लिस्ट, एपीएमसी इज अंडर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सेंट्रल का कोई रोल नहीं है। इसीलिए जब बार बार लोग ये कहते हैं कि आप एपीएमसी बंद कर रहे हो, एपीएमसी केंद्र सरकार बंद नहीं कर सकती, क्योंकि एपीएमसी को बनाना, चलाना, उसका मैनेजमेंट देखना ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये एक जो बहुत बड़ा मिथ है, इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। अब जो ट्रेड एरिया है, ट्रेड एरिया के कहां पे ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं या डिस्कशन हो सकते हैं फॉर ट्रांजैक्शंस, वो एरिया एनीथिंग आउटसाइड एपीएमसी मंडी, विच कैन बी फार्म गेट, किसान अपने खेत पे व्यापार कर सकता है, फैक्ट्री पे कर सकता है, जहां पे उसने अपना माल स्टोर किया है वहां से वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, अगर कहीं पे साइलो लगाए गए हैं वहां पे कर सकते हो, कोल्ड स्टोर में कर सकते हो, एनी अदर स्ट्रक्चर और प्लेस। और अगर किसान रेस्टोरेंट में किसी बायर के साथ बैठा है तो वहां पे भी वो सौदा कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी व्यापारी के ऑफिस में हो या उसके खेत पे हो, जहां पे बायर और सेलर मिलके बात करना चाहे वो ट्रेड एरिया कहलाएगा।
और ट्रेडर के अंदर जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है चैप्टर 3 में कि इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड के अंदर किसी भी तरह का कोई रेगुलेटरी ब्लॉकेट नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान ये चाहता है कि इस देश में हर आदमी एंटरप्रेन्योरशिप करे और अपनी प्रोग्रेस और कंट्री की प्रोग्रेस करे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं कि किसान को आप बाहर कैसे लेके जाओगे, वो एक बड़ा मुद्दा है कि किसान 100 किलो माल लेके कलकत्ता कैसे जाएगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। आफ्टर ऑल डेयरी का किसान और बाकी किसान भी काम कर रहे हैं, तो किसानों को भी काम करने के तरीके में सुधार आना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर अगर उसको कमाना है तो उसको सीखने भी पड़ेंगे नए स्किल सेट की कमाया कैसे। तो इस कानून के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड। ये किसानों को आजादी दी गई है, जैसा मैंने पहले कहा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटी इसमें दिया गया है कि फ्रीडम टू ट्रेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड एपीएमसी एरिया। तो इनसाइड तो स्टेट के गवर्न में है, आउटसाइड विल बी गवर्न्ड बाय दिस लॉ। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की एपीएमसी किसानों को अगर अच्छा प्राइस देती हैं, तो कॉमन सेंस की बात यह है कि किसान बाहर क्यों बेचेगा। किसान तभी बाहर बेचेगा जब उसको एपीएमसी में रेट अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल है, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस किसान की है कि किसान को कहां फायदा है, दैट विल हेल्प द फार्मर्स इनकम। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जैसा हमने पहले कहा कि एक कन्वेंशनल सिस्टम में एक आड़त मंडी के अंदर जो कार्टेलाइजेशन होता था, उसका कारण ये था कि वहां पे अगर 15-20 ट्रेडर्स हैं, और आपने देखा होगा हर ट्रेडर हर एक क्रॉप में डील नहीं करता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अगर एक मंडी में 50 है तो उसमें से 7-8 होंगे जो आलू में डील करेंगे, 7-8 होंगे जो प्याज में डील करेंगे, 7-8 होंगे जो मक्के में डील करेंगे या किसी और ग्रेन में करेंगे। सारे जो ट्रेडर हैं वो सब में ट्रेड नहीं करते हैं। इसका मतलब पहले जो यूनिवर्स होता था कि सपोज 50 लाइसेंस हैं, 50 में भी टेक्निकली 10 लोग रह जाते हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी को डील करने में, और 10 लोगों में कार्टेलाइजेशन बहुत आसानी से होता है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैं परचेज करता था एज ए सीईओ फूड कंपनी, आई यूज्ड टू बाय 2500 टन्स एवरी डे। और कितना आसानी से कार्टेल होता है आपको आराम से पता लगता है, क्योंकि ट्रेडर खुद बोलता था कि आप ऑक्शनिंग में मत जाइए विजय जी, मैं आपको सस्ते में दिला दूंगा और इसी मंडी से दिला दूंगा, मुझे पता है कैसे खेल खेला जाता है। एंड दिस इज ओपन बेट, क्योंकि अगर वो किस आड़तिया ऐसा नहीं करेगा तो उससे डील कौन करेगा। तो अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन फार्मर का ही होता है। इसीलिए टू एक्सपेंड द मार्केट फ्रॉम द लोकल फिजिकल मूवमेंट टू द ग्लोबल और नेशनल लेवल, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग ऑप्शंस के जो प्रोविजन है वो भी इस कानून में प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर आज हिसार की मंडी में ट्रेड हो रहा है वीट मान लीजिए या सरसों, तो उसको बंगाल का ट्रेडर भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के हिसाब से बिडिंग करके खरीद सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसको हिसार आना पड़े। ये बात समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से एक मार्केट खुलता है और कंपटीशन आता है, क्योंकि बंगाल में मस्टर्ड का प्राइस हिसार में जो मस्टर्ड का प्राइस है उसमें बहुत फर्क होगा। और उसका रीजन बहुत सिंपल है, और इसीलिए हम कहते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर फूड हैज टू मूव फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन सेंटर, क्योंकि जहां प्रोडक्शन होता है वहां मार्केट कभी अच्छा रेट नहीं देती है। और ये बात हमें कॉमन सेंस समझनी पड़ेगी। इसके लिए जो प्रोविजनिंग की गई है कि सरकार ने, जैसे अभी इस बजट में भी करीब 1000 इलेक्ट्रॉनिक मंडी का प्रोविजनिंग किया गया है, तो जो भी उसके लिए फैसिलिटेशन होगा वो केंद्र सरकार करेगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था जिसको लेके डिबेट स्टेट गवर्नमेंट्स ने करी कि मंडी के बाहर जो ट्रेड होगा वो मार्केट फी उस पर नहीं लगेगी, टैक्सेशन उस पर नहीं लगेगा। उसका कारण बहुत सिंपल है। आप इस बात को समझिए कि अगर मैं 0.1% भी टैक्स लगाता हूं, इट बिकम्स ए स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। हर ट्रक को, हर ट्रैक्टर को, हर किसान को रास्ते में इंस्पेक्टर रोकेंगे, उससे रसीद मांगेंगे, नहीं होगी तो उस बेचारे से करप्शन का मुद्दा बनेगा, हर लेवल पे हैरेसमेंट हो जाएगी, चाहे टैक्स कलेक्शन 0.1% ही है। इन ऑर्डर टू अवॉइड हैरेसमेंट ऑफ द ट्रेड, फार्मर का मूवमेंट, अगर आज फार्मर एक मंडी से दूसरी मंडी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, और अगर उसने बॉर्डर क्रॉस किया तो कहीं पे एंट्री टैक्स था, कहीं पे मंडी टैक्स था, कहीं पे कुछ और टैक्स था, किसी ना किसी नाम पे हैरेसमेंट होता था।
और करप्शन होती थी। उसको टोटली नलीफाई करने के लिए कहा गया कि ना कोई टैक्स लगेगा ना कोई कमीशन लगेगा। अब कोई किसान को या व्यापारी को ये नहीं रोक सकता ये कह के कि आपने टैक्स जमा कराया नहीं। जब प्रोविजन ही नहीं है तो हाउ यू कैन स्टॉप द सिस्टम। तो ये एक बहुत पावरफुल है। ठीक है, इसका थोड़ा इनिशियल रेवेन्यू लॉस है, लेकिन करप्शन कम होता है, मार्केट खुलती है, और जितना पैसा बायर ने तय किया है 100% किसान के पास जाता है, क्योंकि बीच में और कोई उसका नहीं आ रहा है हिस्सेदारी में। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेके काफी बार चर्चा की गई कि साहब आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एसडीएम को एम्पावर किया है, कोर्ट को नहीं किया। अगर आप भारत सरकार का 2015-17 का भी अगर आप कमर्शियल डिस्प्यूट एक्ट देखते हैं, कमर्शियल कोर्ट एक्ट जो है, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि कोर्ट्स आर ओवरलोडेड, आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे जाइए। आप लोग भी काफी सारे प्रोग्राम करते हैं आर्बिट्रेशन पे, मीडिएशन पे, एटसेट्रा। कानूनी में ये प्रावधान किया गया है कि अगर आज मान लीजिए, मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं कि मैंने किसान से 2 लाख रुपए का माल खरीदा, किसान ने मेरे से पैसा मांगा, मैंने किसान को पेमेंट नहीं दी, किसान ने शोर मचाया कि आप मुझे पेमेंट दो, मैंने जाके एक और किसान ने अगर मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी, मान लीजिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम की मैं लिमिटेशन बता रहा हूं, मैं सीधा लोकल कोर्ट में कहूंगा कि साहब इसकी क्वालिटी खराब थी, मैंने इसलिए पेमेंट नहीं दिया, मैटर बिकम सब जुडिस। अब जब तक इस झगड़े का फैसला कोर्ट नहीं करेगा, मैं किसान को 2 लाख रुपए नहीं दूंगा। अब सोचिए कि मैं व्यापारी हूं, मैंने तो किसान के 2 लाख रुपए का माल लिया, बेचा, उसको एनकैश किया, अपने पास पैसे रख लिए। अब 2 लाख रुपए मैं तब दूंगा किसान को जब ये कोर्ट का फैसला आएगा। अब आप हमें में से कोई भी बता सकता है कि कोर्ट का फैसला कब आएगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सिविल जुडिक्शन है। दूसरा, अब ये इन्वेस्टिगेट कैसे होगा कि क्वालिटी खराब थी? तो झगड़ा चलता रहेगा, दोनों तरफ से प्रूफ आर्ग्यूमेंट चलते रहेंगे, वकीलों का पैसा बनता रहेगा, किसान धक्के खाता रहेगा, उसको पैसा नहीं मिल रहा, व्यापारी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो छोटा सा वकील खड़ा करना है, वो तो आर्ग्यूमेंट करके देता रहेगा। और किसान का अगर मान लीजिए पैसा 2 साल भी रख लिया, तो व्यापारी का तो काम हो गया, किसान मर गया। क्या हम किसानों को इस हाल में छोड़ना चाहते थे? क्योंकि हर व्यापारी, हम ये नहीं कह सकते कि ईमानदार होगा, हर तरह के समाज में लोग हैं। तो कहने का मतलब यह था कि किसान को लीस्ट कॉस्ट पे वर्चुअली फ्री टाइम बाउंड जस्टिफिकेशन और जुरिडिक्शन में जस्टिस कैसे मिले, इसीलिए यह प्रावधान किया गया था कि लोकल लेवल पे एसडीएम किसान की हेल्प कर सके। मैटर सब जुडिस होगा तो किसान मर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर खर्चे ही खर्चे हो जाएंगे। और दूसरी बात, एवरेज किसान 84% किसान हमारे कितने हैं? 2 एकड़ वाले, 1 हेक्टेयर वाले। जब हम 1 हेक्टेयर के किसान की बात करते हैं, मान लीजिए 1 हेक्टेयर में उसने 5 टन गेहूं भी पैदा कर ली, 20,000 रुपए के हिसाब से 5 टन का कितना हुआ? 1 लाख रुपए। मान लीजिए डिस्प्यूट हुआ, 50% व्यापारी ने पैसा दिया, 50% नहीं दिया, तो बात रह गई सिर्फ 50,000 रुपए डिस्प्यूट की। अब 50,000 रुपए के डिस्प्यूट के लिए क्या हम किसान को 5 साल कोर्ट के धक्के खिलाएंगे? उसके कितने खर्चे हो जाएंगे? ये प्रैक्टिकल कंसर्न था। इसीलिए ये कहा गया कि एसडीएम को एम्पावर करना चाहिए विद लॉजिक कि एसडीएम को खुद डिसीजन नहीं लेना है। एसडीएम क्या करेगा? वहां पे एक कंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा, चाहे वो सरपंच हो सकता है, स्कूल का अच्छा कोई मास्टर हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई रेस्पेक्टेड सिटीजन हो सकता है, जिसपे भी वहां पे किसानों को भरोसा है, वो दोनों पार्टी को बुलाएगा और कहेगा कि बताइए भैया ये प्रॉब्लम थी, आपका क्या कहना है। और जब वो दोनों बातों को सुनेगा और जो फैक्ट बेस पे वो अपनी ओपिनियन देगा, और अगर व्यापारी को वो कहता पैसा जमा कराइए, और अगर व्यापारी कहता मैं पैसा नहीं जमा कराता, आप इसको जो करना है कर लीजिए, तो वो सिंपल एसडीएम को ये कहेगा कि सर इनकी गलती है, इनको 50,000 रुपए किसान को देने, ये नहीं दे रहे। एसडीएम के पास ये पावर है इस कानून के हिसाब से, लाइक ए कोर्ट, कि हम आपको ऑर्डर करते हैं कि आप किसान का 50,000 रुपए दीजिए अगले 4 दिन में या 3 दिन में या 10 दिन में। और अगर व्यापारी नहीं देता है तो जैसे रेवेन्यू रिकवरी होती है व्यापारी के साथ की जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर व्यापारी कहता है हाँ मैं दे रहा हूं और वो नहीं देता है, तो पर डे 5,000 रुपए एडिशनल फाइन लगता जाएगा। तो व्यापारी के लिए ये कंपल्शन है कि वो जो ऑर्डर एसडीएम का आया उसको तुरंत इंप्लीमेंट करे। लेकिन
हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं, हम चाहते हैं कोर्ट जाओ। अब ये हमारे किसान साथियों को सोचना है कि उनके लिए ये मेथड अच्छा है या कोर्ट जाना, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखना कि इफ नॉट सेटिस्फाइड यू कैन अपील इन कोर्ट, गवर्नमेंट के लिए एक लाइन का अमेंडमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसान परेशान हो जाए। पेनल्टी की मैंने आपको बात कर ली कि 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की अगर व्यापारी नहीं मानता है एसडीएम की बात को, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मंडी में फ्रॉड अगर करता है कोई आदमी, तो पेनल्टी उसमें 10 लाख रुपए तक की है। कि मान लीजिए कलकत्ता के व्यापारी वो कहता है मुझे कौन देख रहा है यहाँ पे, मैं वहां बैठ के फ्रॉड कर सकता हूँ, लेकिन जब वो रजिस्टर करेगा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे तो उसका अपना पैन नंबर, आधार नंबर सब देना पड़ेगा, तो एस्केप नहीं हो सकता है, भाग नहीं सकता है सिस्टम में से कोई, इसीलिए पैन नंबर लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम इज ट्राइंग टू सपोर्ट फार्मर्स फ्रॉम ऑल साइड, रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, खर्चे कम हो, टाइमली काम हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस इन फेवर ऑफ किसान है। और अगर कोई भी विद एक्सपीरियंस सरकार को लगता है कि कुछ रूल बदलने की जरूरत है, तो वो पावर भारत सरकार ने अपने पास रखी हुई है अंडर सेक्शन 18 कि हम अगर इसमें चाहें तो कानून को इंप्रूव कर सकते हैं, कोई गाइडलाइंस बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे किसानों का फायदा हो। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है, अगर कहीं पे कोई बैड एक्सपीरियंसेस आते हैं तो कानून में बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट का प्रोविजनिंग रखा गया है। यह था पहला कानून। दूसरा कानून आता है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को लेके, जिसको हम कहते हैं फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि अगर बाजार में रेट गिर जाता था तो जो स्पॉन्सर कंपनियां होती थी वो किसान का माल किसी ना किसी बहाने रिजेक्ट कर देती थी कि क्वालिटी ठीक नहीं है, साइज ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह, एंड दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। और ये एक्सपीरियंस हम सबके सामने है कि ऐसा हुआ भी होता था कि अगर कानून आता है और जब कानून इसमें जब किसानों को भी लगता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 20 रुपए का हुआ और मार्केट में प्राइस 40 रुपए हो गया, तो किसान कहता था साहब मैं तो फसल नहीं दूंगा, मैं तो 40 रुपए बेचूंगा। तो जिस स्पॉन्सर ने किसान के साथ मेहनत करी, सब कुछ किया, एंड ऑफ द डे उसको लगता था कि उसके साथ इनजस्टिस हो गया। दोनों तरफ से रिस्क था। इस कानून ने उन दोनों को मिटिगेट करके ये कोशिश करी है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी जाए ताकि पार्टनरशिप इंप्रूव हो। अब लोग ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत क्या है। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ऑप्शनल, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे बहुत सारे किसान नेता ये कह रहे हैं किसान कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, कोई जरूरी नहीं है, आपको नहीं करना है अगर आप कंफर्टेबल नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कंफर्टेबल है। जैसे आज पेप्सी और आलू के किसानों का है, टेक्निकली गन्ने का किसान है, आज एक एक्सपोर्टर के साथ ग्रेप फार्मर करता है। इस तरह से जिसको करना है वो करे, कोई कंपल्शन नहीं है, 100% ऑप्शनल चॉइस है। इसमें जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये हमें समझने की है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ये रिटर्न एग्रीमेंट होगा, और रिटर्न एग्रीमेंट के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस रिटर्न एग्रीमेंट को आप एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री सिस्टम पे आप अपलोड करेंगे। सिर्फ आप जैसे फोटो खींचते हैं यूट्यूब पे आप अपलोड करते हैं, ऐसे ही आप अपने एग्रीमेंट को जो स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्री बनाएंगी उस पे उसको अपलोड करना है कि आज मैंने एग्रीमेंट विजय सुल्ताना के साथ साइन किया है, आप इसको ले लीजिए। उससे ये होगा कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है, उस एग्रीमेंट को डाउनलोड करके जो भी कंसर्न अथॉरिटी वो देख सकता है कि क्या बात हुई। क्योंकि ये भी कहा जा सकता है 4 महीने बाद कि साहब एग्रीमेंट मिल नहीं रहा, खो गया, समझ में नहीं आ रहा, चूहा खा गया, क्या करें। तो इन सब बातों से बचने के लिए अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे पहले कानून में था, सेम ऑप्शन इज देयर कि एनीवन, इवन हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी कैन एंटर इनटू ए एग्रीमेंट विद एफपी और ए किसान कि आप मेरे घर पे रोज या मेरे मोहल्ले में आप रोज 20 किलो, 40 किलो, 100 किलो सब्जी पहुंचाइए और ये हम रेट आपको देंगे। एनी एग्रीमेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है बार बार, जिसको लेके काफी हंगामा हुआ है, लैंड को लेके। इस लॉ के अंदर बहुत क्लियर लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर क्रॉप। लैंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली
कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये बात हमें बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी, क्योंकि किसानों को बहुत ज्यादा मिसलीड किया गया है कि आपकी जमीन चली जाएगी। सेक्शन 8 वेरी वेरी क्लियरली सेज कि नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेल, लीज एंड मॉर्टगेज ऑफ द लैंड और प्रीमाइसेस ऑफ द फार्मर। बहुत सारे किसान नेताओं को कल मैं सुन रहा था कहते हुए कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो स्पॉन्सर है वो बैंक से लोन ले लेगा, वो जमीन को गिरवी दिखा देगा और कल को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया वो तो चला जाएगा, किसान के खाते पे वो लोन चढ़ जाएगा। ये सब मिसलीडिंग क्लेम्स हैं, लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये सिर्फ इसकी इजाजत देता ही नहीं है। और अगर इस तरह का कोई मॉर्टगेज करता है तो सीधी सी बात है कि उसने कानून का वायलेशन किया है। कानूनी कार्रवाई उस स्पॉन्सर के खिलाफ होगी जिसने लैंड को मॉर्टगेज किया है, किसान के खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि ये किसान को इंसुलेट करता है किसी भी तरह से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए मिड कोर्स करे, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये मिनिमम 1 क्रॉप और मैक्सिमम आप 5 साल के लिए कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कल को आपको मैंगो ऑर्चर्ड करना है, कोई और लंबे ड्यूरेशन की क्रॉप है, वो आप तभी करोगे विद ए रिटन एग्रीमेंट विद द फार्मर कि अगर फार्मर तैयार है तो। अदरवाइज दिस एग्रीमेंट इज ओनली वैलिड फॉर 5 years। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर कि अगर ड्यूरिंग एग्रीमेंट किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है, मान लीजिए मैं वेजिटेबल प्रोडक्शन कर रहा हूं किसी किसान के साथ और मैं वहां पे एक छोटा सा पैक हाउस या ग्रेडिंग हाउस या कोल्ड स्टोर लगाता हूं, उसका सारा खर्चा स्पॉन्सर को देना है और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उसको हटाने की जिम्मेवारी उसके पास है, उसको है जो स्पॉन्सर जिसने लगाया है, और जमीन उसको उसी कंडीशन में वापस देनी होगी जिस कंडीशन में उसने ली थी। ये जिम्मेवारी स्पॉन्सर की है। अगर वो स्टेटेड टाइम के अंदर वो स्ट्रक्चर को नहीं हटाता है और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो वो एसेट सारा का सारा किसान को ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद उस स्पॉन्सर का उस पर कोई हक नहीं रहेगा। तो ये जिम्मेवारी उसकी है। ये वो आगे 1 साल बाद नहीं कह सकता कि मेरी ये मशीन पड़ी थी, मेरा उसका क्या हुआ। देन ही हैज नो क्लेम ऑन दैट। उसको जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ ही हैज टू रिमूव ऑल दो स्ट्रक्चर्स। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि मान लीजिए मिड कोर्स के अंदर किसान को और स्पॉन्सर को दोनों को लगता है कि मैंने तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मेरे को 100 टन गोभी चाहिए या अंगूर चाहिए, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यार मेरे को 100 टन नहीं, आप मेरे को 80 टन अंगूर दे दो और 20 टन प्याज दे दो, और कैन वी चेंज इट? इफ बोथ एग्रीज इन राइटिंग ओनली देन अमेंडमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन, अदरवाइज पुराना एग्रीमेंट जारी रहेगा। इसी तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जैसा मैंने पहले में समझाया आपको, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार इस बात की आती है कि साहब कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन आपने क्यों बंद कर दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जो किसान नेता पंजाब के बहुत शोर मचा रहे हैं कि आपने कोर्ट जाने से मना कर दिया। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 सेक्शन 26 क्या बोलता है? कोर्ट हैज नो ज्यूरिडिक्शन। और मैं किसान नेताओं से यही बार बार पूछता हूं कि आपके अपने राज्य में, आपके अपने स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून के अंदर आपने कोर्ट का इंटरवेंशन बैन किया हुआ है, आज तक आपको वो क्यों नहीं दिखा पिछले 7 साल से? सेंट्रल गवर्नमेंट में आप इस बात को इश्यू उठा रहे हो, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपके स्टेट में होना है। तो इस बात को आपको समझना होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस दे डोंट वांट टू लिसन। वो कहते हैं नहीं हमें कोर्ट चाहिए, तो हमने बिल्कुल सिंपल कहा कि उसमें भी केंद्र सरकार को कोई इश्यू नहीं है, एक लाइन लिखनी है, इफ नॉट सेटिस्फाइड यू कैन अपील टू द कोर्ट। और वैसे भी सेक्शन आर्टिकल 32 के अंदर हर एक सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपने हक के लिए, वो कोर्ट जा भी सकता है, कोई उसको रोकता नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत क्या थी, मैं उस मुद्दे पे आऊंगा। क्योंकि देखिए आज हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आज की तारीख में वर्ल्ड में एक प्री कंडीशन रिक्वायरमेंट है ट्रेसेबिलिटी। अगर आप मंडी से रॉ मटेरियल लेके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पहली कंडीशन पे ही रिजेक्ट हो जाते हैं जब बात आती है ट्रेसेबिलिटी। क्योंकि एज ए बायर, एज ए एक्सपोर्टर, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करता हूं और एपीएमसी मंडी से खरीदता हूं
तो मुझे नहीं पता कि इस किसान ने, जिसने का भी माल मैं खरीद रहा हूं, ये कौन है। इसने कहीं बैंड पेस्टिसाइड या बैंड प्रैक्टिसेस तो यूज नहीं करी है, क्योंकि मुझे एज ए अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट मार्केट में वो देना पड़ता है, नहीं तो मेरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। क्या एपीएमसी का व्यापारी ये सर्टिफिकेट दे सकता है? वो भी नहीं दे सकता। इसीलिए हिंदुस्तान से एग्री एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जहां पे हाई प्राइस मार्केट है। हम लोग सिर्फ वीट मीट उन देशों में बेच रहे हैं जो हिंदुस्तान के आसपास है, जैसे गल्फ कंट्रीज, या जहां पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट को सिर्फ लो प्राइस समझ के मार्केट खरीदती है। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेसेबिलिटी सिस्टम नहीं है, बिकॉज ऑफ एपीएमसी। इसीलिए हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन टुडेज वर्ल्ड। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, दैट इज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये बहुत कहा जा रहा है कि आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा दिया, होर्डिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा। ये 4 लाइन का कानून है, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इसको भी नहीं पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें किसी को भी परमिशन नहीं है होर्डिंग करने की। इस कानून में सिर्फ 2 लोगों को एग्जम्पशन किया गया है, और मजे की बात, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एज सच एग्जिस्ट करता है, उसमें कुछ नहीं किया गया है, एक्सेप्ट इंसर्शन ये किया गया है कि सिर्फ 2 लोगों को एग्जम्पशन दिया जा रहा है। एक है फूड प्रोसेसर और एक है फूड एक्सपोर्टर, और वो भी कितना, अप टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज एक राइस मिलर हूं और मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मान लीजिए 1000 टन है साल की, कि मैं 1000 टन में उसमें से एक्सपोर्ट कर सकता हूं, मैं 5000 टन माल नहीं रख सकता, अलाउड ही नहीं है। दैट विल बी इलीगल एज पर द एक्ट। अगर मैं स्मॉल स्केल कंपनी हूं और मैं साल में मान लीजिए 500 टन टोमेटो प्रोसेस करता हूं, तो मैं 1000 टन टोमेटो नहीं रख सकता या पोटैटो नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी कैपेसिटी 500 है। अगर मुझे ज्यादा करना होगा, मान लीजिए होर्डिंग करनी होगी, तो पहले मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा कैपेसिटी बढ़ाने में। सो दिस इज ए इनबिल्ट चेक। ये कहना कि लार्ज कॉर्पोरेट्स अडानी अंबानी सब लाखों टन माल रख लेंगे, क्या उनके पास लाखों टन प्रोसेसिंग कैपेसिटी है? अगर नहीं है तो वो नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, होर्डिंग की जब हम बात करते हैं, हिंदुस्तान में जो फूड प्रोडक्शन है वो 700 मिलियन टन है। हिंदुस्तान का टोटल वेयर हाउसिंग कैपेसिटी सिर्फ 85 मिलियन टन है। तो आप पूरा वेयर हाउसिंग अगर हिंदुस्तान का भर भी दोगे तो 85 मिलियन टन से ज्यादा आप रख भी नहीं सकते। उसके बाद भी 90% माल आपका स्ट्रीट्स पे पड़ा रहेगा। दैट इज लीडिंग टू 1 लाख करोड़ वेस्टेज एवरी ईयर। पहले हम सब्सिडी देते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद जब वो प्रोड्यूस हो जाता है तो 1 लाख टन का माल सड़ जाता है, 1 लाख करोड़ का। ये कौन सी इकोनॉमी? और दूसरी बात, लोग क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे वेयर हाउसिंग में? क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क था कि मैंने, अगर मान लीजिए, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरी प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी कि फॉर एग्जांपल 2 लाख टन सोयाबीन की, मैं किसान से 2 लाख टन का अरेंजमेंट कर सकता हूं खरीदने का, क्योंकि मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2 लाख टन सालाना है। लेकिन मैंने 30,000 टन से ज्यादा कैपेसिटी स्टोरेज इसलिए क्रिएट नहीं करी कि अगर कल को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में गवर्नमेंट कोई रूल बना देती है कि आप खाली करिए, तो मैं माल लेके कहां बेचूंगा ओवरनाइट? क्योंकि गवर्नमेंट तो कहेगी आपको 4 दिन में खाली करना है। कैन आई डिस्पोज ऑफ 50,000 टन स्टॉक इन 3 days? इज इट पॉसिबल? नहीं होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि जो बायर है वो भी रिस्क नहीं लेता था। तो उससे क्या होता था कि बाजार में जब माल आता था, मान लीजिए रोज का 5,000 टन सोयाबीन पीक सीजन में किसी मंडी में, और खरीदार सिर्फ 2,000 टन के थे, तो 3,000 टन पर डे सरप्लस होता था। जब 3,000 टन प्लस सरप्लस होता था तो उससे प्राइस मंडी में क्रैश हो जाता था और किसान रोता था। लेकिन अगर मेरे पास स्टोरेज परमिशन होती तो मैं पूरा 5,000 उठा लेता, क्योंकि मेरे को 2 लाख खरीदना है। जब मैं 5,000 ले रहा हूं तो मेरा कॉम्पिटिटर भी वही है, वो भी उस 5,000 में पूरा उठाने की कोशिश करेगा। तो बाइंग में जब कंपटीशन आएगा तो रेट बढ़ेंगे। जब जब रेट बढ़ते हैं तो किसान का फायदा होता है। ये कॉमन सेंस अप्रोच कहीं ना कहीं हमारे किसान साथियों को समझनी पड़ेगी
कि व्यापार कैसे काम करता है और किसान उससे कैसे फायदा उठाए। तो चौथा जो तीसरा कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला, उसने एक पॉलिटिकल रिस्क को कम किया है। इसीलिए मेरा बार बार कहना इस बात को है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इसका क्या फायदा। एक लास्ट पॉइंट, लास्ट 1 मिनट, एमएसपी को लेके बहुत चर्चा है कि एमएसपी क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप जिस भी चीज की प्राइस मांगते हैं, पहले आप उसको क्वालिटी बतानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके सामने एक बहुत लाइव एग्जांपल रखता हूं। हिंदुस्तान में करीब 108-110 मिलियन टन व्हीट पैदा होता है। जब व्हीट पैदा होता है, पीडीएस के लिए मान लीजिए भारत सरकार को चाहिए 330 मिलियन टन, भारत सरकार ने एमएसपी पे 30 मिलियन टन ले लिया, अब बचा 70 मिलियन टन। क्या वो 70 मिलियन टन एक ही क्वालिटी का है? किसी भी खेत में 20-25% माल जो होता है वो ए ग्रेड होता है, उसके बाद फिर बी ग्रेड होता है, फिर सी ग्रेड होता है, फिर डी ग्रेड होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अलर्टनेस ऑफ फार्मर। अब मुझे ये बताइए कि हाई मॉइस्चर का माल एमएसपी पे कौन लेगा? डैमेज ग्रेन एमएसपी पे कौन लेगा? श्रिंक्ड मटेरियल एमएसपी पे कौन लेगा? और अगर मान लीजिए ऐसा माल 1/3 भी है 100 मिलियन टन में, तो वो 1/3 माल कभी बिकेगा ही नहीं। वो 30-40 मिलियन टन माल मंडियों में या किसान के घर पे पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। ना उसको कैटल फीड वाला खरीद सकता है, क्योंकि एमएसपी से नीचे वो खरीद नहीं सकता। लॉ ये कहता है कि वीट का मतलब एमएसपी देना पड़ेगा आपको 20 रुपए, 19 रुपए 75 पैसे। तो मैं 19 रुपए में भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं फिर जेल जाऊंगा। तो मैं किसान को हेल्प करने के लिए आऊंगा ही नहीं सामने। और किसान क्या करेगा? वो 25%, 30% माल एमएसपी पे बेच देगा, बाकी 50-60% का वो क्या करेगा? और दूसरी बात, हर साल एमएसपी बढ़ रही है हिंदुस्तान में। जो आज की तारीख में भी मक्के का भी अगर मैं बात करूं, 1850 एमएसपी है मेज का, इंटरनेशनल मार्केट में 12 रुपए है। आप उसमें 50%, 60% जो पीक कस्टम ड्यूटी है वो लगा दीजिए। अगले साल आपका एमएसपी कितना होगा? आपका एमएसपी होगा 1 रुपए तो बढ़ाओगे, 19.50। उसके अगले साल कितना होगा? 20.50। आउटकम क्या हुआ? हम 5 साल पहले हिंदुस्तान से 45 लाख टन मक्का एक्सपोर्ट करते थे, अब वो घट के आ गया है 5 लाख टन पे। अगले 3 साल बाद आपका मक्का इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्ट तो आप भूल जाइए। क्योंकि पोल्ट्री का किसान आज भी ये कहता है कि साहब 18 रुपए में बहुत महंगा है, क्योंकि अगर हम मक्के का रेट महंगा कर देंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर पोल्ट्री का 150 रुपए अगर हो जाता है, तो पोल्ट्री इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ मक्का इंपोर्ट होगा, एक तरफ पोल्ट्री होगा, तो आपकी मक्का इंडस्ट्री भी बर्बाद हो जाएगी और पोल्ट्री इंडस्ट्री भी बर्बाद हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों को इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। और जहां तक बात है, तो फिर एमएसपी का ऑप्शन क्या है? विद माय पर्सनल ओपिनियन, विद ड्यू रिगार्ड्स टू डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन फॉर्मूला इज ए डिजास्टर फॉर फार्मर्स। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उतना आपको ज्यादा एमएसपी मिलेगा। इसका मतलब आप जितने इनएफिशिएंट होगे, अगर आज आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए 4 टन पर हेक्टेयर है और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 रुपए है, अगर आज उसी 4 हेक्टेयर में अगर आप 2 टन करते हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 हुई ना। तो 40 अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई, तो आपको एमएसपी मिलना चाहिए 60। जब 4 टन थी, तो एमएसपी मिल रहा है आपको 30 रुपए। इसका मतलब आप जितने इनएफिशिएंट होंगे, जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आपका एमएसपी बढ़ेगा। तो किसान को कहां इंसेंटिव है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की? और क्वालिटी का तो प्रीमियम फैक्टर है ही नहीं डॉक्टर स्वामीनाथन फॉर्मूला में। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इट इज हाई टाइम वी शुड रीवर्क ऑन कि किसानों को रिन्यूमरेटिव प्राइस, प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर कैसे करें। किसानों को प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर मिलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं तो वो सरवाइव कैसे करेंगे? उनके लिए बहुत जरूरी है प्रॉफिट कमाना। लेकिन जो फॉर्मूला बनाया गया है, दैट इज हेडिंग फॉर डिजास्टर। ये हमें समझना पड़ेगा।